हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है, हम लोग कोर्स कर रहे हैं मास्टरिंग द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। और अब तक हमारी इसके ऊपर 3 क्लासेस हो चुकी हुई हैं। और हमारी फोर्थ क्लास थी लाइव सेशन के अंदर। कुछ लाइट का इशू हो रहा था, कुछ वाईफाई का इशू हो रहा था। बारिश बहुत तेज़ थी। मतलब कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए थे जिस वजह से हमारी वो क्लास जो थी वो कंटिन्यू नहीं रख सके हम। तो आज हमारा जो क्लास है क्लास नंबर 4 है। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ हेस्टिंग को। मतलब जो मिडिल इंग्लिश पीरियड है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले एंग्लो सेक्शन को कंप्लीट कर लिया फर्स्ट 3 लाइव क्लासेस के अंदर। तो आज हम मिडिल इंग्लिश पीरियड स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो हमने देखा था कि एंग्लो सेक्शन पीरियड जो है वो बैटल ऑफ हेस्टिंग के साथ ही एंड हो गया था और एंग्लो नॉर्मन पीरियड शुरू हो गया था उस बैटल के बाद। बैटल क्यों हुई थी, वो बैटल क्या है, इन सब पॉइंट को डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है मिडिल इंग्लिश पीरियड। अब 1066 से 1500 के ड्यूरेशन को हम मिडिल इंग्लिश पीरियड कहते हैं। आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डेट्स मिलेंगी, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेबल डेट जो है वो मैंने यहाँ पे कोट की है। अब ये जो मिडिल इंग्लिश पीरियड है, इंग्लिश पीरियड को भी एक अर्ली मिडिल इंग्लिश पीरियड कहा जाता है, लेटर मिडिल इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन अब जो मिडिल इंग्लिश पीरियड है ओवरऑल 1066 से 1500 तक का जो ड्यूरेशन चल रहा है हमारा, इसमें हमारे पास इस एज को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको कहते हैं सब पीरियड। SUB PERIOD। ठीक है, सब पीरियड कहा जाता है इसको। जैसे कहते हैं ना सब यानरा, कि मेन यानरा ये है तो उसका सब यानरा जो वो है। ठीक। अब हमारे पास जो सब पीरियड है इसमें वो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है, एज ऑफ चौसर है, 15th सेंचुरी है। एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 में स्टार्ट होता है, 1350 में एंड हो जाता है। फिर चौसर की एज की बात की जाए तो वो 1350 से स्टार्ट होती है और 1400 में एंड हो जाती है। 15th सेंचुरी की बात की जाए तो 1400 में स्टार्ट होता है और 1500 में एंड हो जाता है। अब 15th सेंचुरी के बारे में भी एज को लेके क्लैश है। कई बुक्स पे 1516 तक चलता है। ठीक है, 1516। और कई बुक्स में कहा गया है कि जब तक क्वीन मैरी नहीं आ गई, सॉरी कोई एलिजाबेथन क्वीन नहीं आ गई। एलिजाबेथन क्वीन कौन है? जो कि रेनेसेंस एज के अंदर मौजूद है। ठीक है, जिनसे स्टार्ट होती है रेनाइसा एज। तो कोई कहते हैं जब तक वो नहीं आ गई तब तक 15th सेंचुरी चलती रहती है। ठीक। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, लेकिन एनी हाउ 15th सेंचुरी जो है रफली 1400 से 1500 तक चलती है। ये 3 टाइम पीरियड है जो कि हमारे पास मिडिल इंग्लिश पीरियड के अंदर आते हैं। अब मिडिल इंग्लिश पीरियड कैसे स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन ये है। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने एंग्लो सैक्सन लेक्चर की एंडिंग की थी तो हमने बताया था वहाँ पे ड्यूक, ठीक है, विलियम नॉर्मेंडे, ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडे, ठीक है, जिसको विलियम ऑफ नॉर्मेंडे भी कहा जाता है, विलियम द कनकरर भी कहा जाता है, उसने जंग लड़ी थी हेरोल्ड से, हेरोल्ड द सेकंड से। और उस जंग के बाद हमारे पास जो चीज़ एग्जिस्टेंस में आई, जो टाइम पीरियड एग्जिस्टेंस में आया, वो एंग्लो नॉर्मन टाइम पीरियड कहलाता है। उस जंग में हेरोल्ड सेकंड मारा गया था। ये बैटल क्यों हुई? जितनी भी जंगें होती हैं वो इक़्तिदार की खातिर होती हैं, सीट की खातिर, लैंड की खातिर। अब यहाँ पे भी वो कुर्सी की बात आ गई कि जी इस टाइम पीरियड पे जो बादशाह था, जब उसकी रूलरशिप चल रही थी, जिसका नाम एडवर्ड द कन्फेसर था, उसकी डेथ हो गई। अब उसका कोई बच्चा नहीं था। डेथ के बाद जी अब फैसला ये करना था कि ये जो लैंड है वो किसके पास जाएगा। ड्यूक विलियम सेकेंड ऑफ नॉर्मेंडे को एडवर्ड द कन्फेसर ने प्रॉमिस किया था कि मेरे बाद तुम यहाँ पे हुकूमत करोगे। लेकिन एडवर्ड द कन्फेसर की डेथ के बाद जो हेरोल्ड है वो बेईमान हो गया और उसने वहाँ पे हुकूमत करना शुरू कर दी। अब भाई चढ़ गया गुस्सा ड्यूक विलियम सेकंड को। इसने ली अपनी ट्रूप्स, अपने जंगी हथियार लिए, ऑर्नामेंट्स लिए, वेपन लिए और अपनी सोल्जर, अपनी आर्मी तैयार की और आ गया हमला करने के लिए। और हमला किया और जीत गया।
और तब से हमारे पास जो कल्चर चला उस टाइम पीरियड में 1066 में, वो एंग्लो नॉर्मन टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ। ठीक, अब स्क्रीन पे देखिए जी। द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स वाज अ पिवटल कॉन्फ्लिक्ट दैट टुक प्लेस ऑन October 14, 1066. It was fought between the Norman French army of Duke William II of Normandy and the English army led by King Harold II. This battle occurred near the town of Hastings in East Sussex, England. ससेक्स क्या है? आपको मैंने बताया था एंग्लो सैक्सन पीरियड में कि वहाँ पे जो टेरिटरीज़ बनाई गई थी, कुछ ट्राइब्स बनाए गए थे जिनमें वेसेक्स, ससेक्स आ जाता है, नॉर्थम्बिया आ जाता है। उनमें से वेसेक्स के बाद जो सबसे ज़्यादा वैल्यू थी लैंड की वो ससेक्स की है। डॉक्यूमेंट्री मौजूद है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स की, आप देखिएगा, यूट्यूब पे मौजूद है। इसकी पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई, उस जगह की दिखाई हुई है इन्होंने। ठीक, तो इस जगह पे वो बैटल हुई थी। ठीक है, अब क्योंकि उस प्लेस का नाम हेस्टिंग्स ईस्ट ससेक्स, इस प्लेस का नाम था, उस प्लेस के नाम से इस बैटल का नाम रखा गया। ठीक है, अब की पॉइंट्स, बैकग्राउंड पहले देखते हैं। द बैटल वॉज पार्ट ऑफ नॉर्मन कंक्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड triggered by the death of childless King Edward the Confessor in January 1066. His death led to a succession crisis with multiple claimants to the throne, including Harold Godwinson, जो कि किंग हेरोल्ड सेकंड बना था, विलियम ऑफ नॉर्मैंडी एंड हेरोल्ड हर्डराडा ऑफ नॉर्वे। देन यानी कि ये थे, इन्होंने कहा था ये लैंड उन्होंने लेना है, लेकिन मेन फाइट हुई थी वो किन के दरमियान में हुई थी? विलियम ऑफ नॉर्मैंडी के दरमियान में हुई थी और हेरोल्ड के दरमियान में हुई थी। फिर इन्होंने जब ये कहा, विलियम ने कहा था कि एडवर्ड ने वादा किया था मुझसे कि वो मुझे अपना थ्रोन दे देगा, और हेरोल्ड ने कसम उठाई थी कि वो अपने इस क्लेम को, जो क्लेम विलियम ने दिया, सॉरी एडवर्ड ने दिया, उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन लेटर ऑन हेरोल्ड ने उस वादे को तोड़ दिया और खुद ऑक्यूपाई कर लिया लैंड को और वहाँ पे अपनी हुकूमत शुरू कर दी। ठीक, अब क्या वो वादा खिलाफी किसकी तरफ से हुई? हेरोल्ड की तरफ से हुई, तो फिर जंग तो होनी ही थी। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं बैटल स्टार्ट होती है, तो विलियम जो है उसके पास नॉर्मन, ब्रिटेन, फ्लेमिश और दूसरे सोल्जर भी मौजूद थे, लेकिन हेरोल्ड के पास एंग्लो सैक्सन के सोल्जर ही मौजूद थे। इन्होंने जो है अपने वेपन्स का यूज़ किया। जो विलियम था उसके पास एडवांस वेपन्स थे, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, कैवेलरी है, आर्कर्स है, लेकिन जो हमारे पास एंग्लो सैक्सन थे उनके पास शील्ड थी वॉल डिफेंस के लिए। ठीक है, इतने स्ट्रॉन्ग वेपन नहीं थे। और जब इनकी एक लंबी लड़ाई हुई, उस लड़ाई के बाद हेरोल्ड सेकंड जो था वो मारा गया था। कहा जाता है कि उसके आँख के ऊपर तीर आके लगा था। ऑल दो अकाउंट्स वेरी, यानी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है इसके बारे में, लेकिन जो जिसके बारे में कहते हैं जमहूर, ज़्यादातर लोग, मेजोरिटी एग्री करती है, वो ये कहती है कि इसके आँख पे एरो लगा था। और उसके बाद क्या हुआ, जो इंग्लिश फोर्सेस थी उनका कोलैप्स हो गया इसकी डेथ के बाद। ठीक, ये बैटल हो गई। अब बैटल के बाद क्या हो रहा है, आफ्टर मैथ, उसके बाद क्या हुआ? विलियम जीत गया। विलियम ने जीतने के बाद वहाँ पे अपनी रूलरशिप कायम कर ली। ठीक है, मतलब उसकी रूलरशिप चल रही है उस ट्रेन पे। उसको ताज पहनाया गया 25 दिसंबर 1066। इस टाइम पे आके उसने जो है वहाँ पे किंग बन गया उस लैंड का, एंग्लो सैक्सन एरिया का सारा, ससेक्स वेसेक्स इसके अंडर आ गए। लेकिन बाद में उस लैंड को एंग्लो नॉर्मन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, क्योंकि ये नॉर्मन से बिलोंग करता था और नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुई थी। और इस बैटल के आउटकम में क्या हुआ? इंग्लिश सोसाइटी टोटली ट्रांसफॉर्म हो गई, गवर्नेंस चेंज हो गई, कल्चर चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे अब जो एंग्लो नॉर्मन्स थे वो फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट करने वाले थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे। अब यहाँ पे नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज आई, उनका कल्चर आया, उनके जो तौर तरीके थे सारे वहाँ पे वही आ गए। एरिस्टोक्रेसी में चेंज आया, लैंग्वेज में चेंज आया, आर्किटेक्चर में चेंज आया। ठीक है, यानी कि कैसल्स बनाने, किले, कला जिसे कहते हैं ना हम लोग, वो बनाना शुरू कर दिया। हम किला बोलते से कला होता है वर्ड। ठीक है, तो कैसल्स की बिल्ड जो थी ना, वो बिल्डिंग वो शुरू कर दी गई थी बनाना। क्लियर? तो ये थी बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के बाद जो हमारे पास पीरियड शुरू हुआ उसको मिडल इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। ठीक है, और मिडल इंग्लिश पीरियड जो है उसमें हमारे पास सबसे पहले एंग्लो नॉर्मन पीरियड आता है।
नॉर्मन से पहले हम थोड़ी बातें जो हैं वो मिडिल इंग्लिश पीरियड के बारे में कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, एज ऑफ चौसर एंड 15th सेंचुरी, ये सब मिडिल इंग्लिश में ही फॉल करता है। तो क्या फीचर है मिडिल इंग्लिश पीरियड के? फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन। लैंग्वेज ट्रांसफॉर्म हो गई थी। ओल्ड इंग्लिश से लैंग्वेज मिडिल इंग्लिश की तरफ आई थी। किस तरह से? कि जो नॉर्मन के लोग थे, जो नॉर्मंडे थे, वो जो थे ना फ्रेंच बोला करते थे। फिर ओल्ड इंग्लिश प्लस फ्रेंच लैंग्वेज, आउटकम क्या है हमारे पास? मिडिल इंग्लिश, ठीक है, जिसको एंग्लो नॉर्मन के टाइम पे बोला जा रहा था, जो चौसर की राइटिंग में रिफ्लेक्ट होती है। ठीक, तो एंग्लो नॉर्मन कंक्वेस्ट brought significant changes to English language. Old English began to evolve into Middle English, heavily influenced by Norman French. And then, this period saw the gradual blending of Old English, Anglo-Saxon with Old Norman, a variety of Old French, leading to a more diversified vocabulary and changes in grammar and syntax. सेंटेक्स कहते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, ठीक है, जैसे कि शी इज अ गर्ल, पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, ये जो स्ट्रक्चर होता है उसको सेंटेक्स कहते हैं। और वो क्या हुआ? ग्रामर और सेंटेक्स दोनों ही चेंज हुए इस टाइम पीरियड पे, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड नॉर्मन और ओल्ड एंग्लो सैक्सन की लैंग्वेज को ओल्ड इंग्लिश को मिलाया गया था, ठीक है, यानी कि फ्रेंच और ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को मिलाया गया था। तो उससे जो आउटकम हुआ वो हमारे पास एक नई किस्म की इंग्लिश आ गई, इसको मिडिल इंग्लिश पीरियड कहा जाता है या मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है। लिटरेरी वर्क्स इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा नोटेबल है वो चौसर का कैंटरबरी टेल्स है। आप लोगों ने सब नहीं पढ़ा होगा, वो अपने इनिशियल सेमेस्टर्स में पढ़ाया जाता है क्लासिकल पोइट्री की कैटेगरी के अंदर। और इसके अलावा पार्ट्स प्लोमैन है, फिर सर गेवेन है एंड द ग्रीन नाइट, ये एक वर्क है। और बहुत से हमारे पास जो यहाँ पे लिटरेरी वर्क्स प्रोड्यूस किए गए हुए हैं। जो मेजर थे कुछ मैंने बता दिए। अभी तो जैसे हम लोग फीचर्स ले रहे हैं ना, इस एज का ओवरव्यू ले रहे हैं। इसमें थीम जो हमारे पास चल रहे हैं वो शिवलरी का है, रिलीजन का है, मोरलिटी, कि देखा नाइट की बात की जा रही है, स्क्वायर की बात की जा रही है, इसके अंदर बहादुरी, जंगें, बैटल्स, इस तरह की चीजें दिखाई जा रही हैं। ठीक, और पॉपुलर एनरा हमारे पास यहाँ पे रिलीजियस टेक्स्ट चल रही हैं, एलेगरीज चल रही हैं, बैलेट्स चल रही हैं। और फर्स्ट एनरा हमारे पास क्या था एंग्लो सैक्सन पीरियड के अंदर? एपिक पोइट्री, देन पोइट्री की सब टाइप्स। और अब हमारे पास क्या आ गया? रोमांसिस। रोमांसिस कहाँ से आई? फ्रेंच लिटरेचर से। रिलीजियस टेक्स्ट, क्योंकि लोग स्टिल रिलीजन की तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, इसलिए एलेगरीज है हमारे पास, बैलेट्स है हमारे पास। बैलेट क्या होता है? बैलेट बेसिकली एक पोइट्री की टाइप है, नैरेटिव पोइट्री की फॉर्म है ये, जिसमें कोई स्टोरी बताई जाती है, इसमें फोकलॉरिक भी होते हैं, रोमांटिक थीम दिखाए जाते हैं, जिसमें हमारी जो बिगिनिंग होती है, मिडिल होता है, एंड होता है, सब क्लियर होता है। वर्ड्स और राइम इसमें हमारे पास जो है वो 4 लाइन स्टैंजा की फॉर्म में होते हैं, जिसमें हमारे पास राइम स्कीम भी मौजूद होती है। सिंपल लैंग्वेज इसमें यूज़ की जाती है, डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ की जाती है ताकि स्टोरी को कन्वे किया जा सके। फोकलॉरिक थीम्स इसमें दिखाया जैसा कि फोकलॉर, लेजेंड्स, मिथ्स, इनके बारे में बात की जाती है। और देन इसकी ट्रेडिशनल बैलेड भी है हमारे पास, और लिटरेरी बैलेड भी होती है, फोक बैलेड भी होती है, रोमांटिक बैलेड, मल्टीपल टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे उसको हमारे डिफरेंट जॉनर्स के लेक्चर के अंदर। एलेगरी, जिसमें एलेगरी दिखाई जाए, एक स्टोरी को रिप्रेजेंट किया जाए, ये एक ऐसी पोएम होती है, ऐसी स्टोरी होती है या कोई पिक्चर होती है जिसमें हिडन मीनिंग को कन्वे किया जाता है, एक मैसेज कन्वे किया जाता है सिंबॉलिक वे में, ठीक है। अब इसके बाद जो पॉइंट है वो है कल्चर एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। जो एंग्लो नॉर्मन, बेटा मैंने बताया है, मैं इस टाइम प्रोसीड करते हैं लेक्चर को। कल्चर एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, इसमें क्या हम लोगों को नजर आता है कि जो नॉर्मन का इन्फ्लुएंस है वो सोसाइटल स्ट्रक्चर के अंदर, लॉ के अंदर, कल्चर के अंदर चेंजेस लेके आ जाता है। इवन के इस टाइम पीरियड पे जो फ्यूडल सिस्टम था वो इंट्रांस्ड हो चुका था और चर्च की पावर सिग्निफिकेंट थी। लिटरेचर इस टाइम पीरियड पे जो था वो भी चेंजेस रिफ्लेक्ट कर रहा था। लाइव्स, वैल्यू ऑफ नोबिलिटी, क्लर्जी, कॉमन पीपल, इन सबको डिपिक्ट कर रहा था। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड वॉज अ टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन एंड डेवलपमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर।
laying the foundations for the rich literary tradition that followed in later centuries. अब कौन से पीरियड्स लिंक्ड हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड से, या इसको हम सब पीरियड्स भी कहते हैं इस टाइम पीरियड के, वो हमारे पास आता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, एज ऑफ चौसर एंड 15th सेंचुरी. ठीक है, ये सब पीरियड्स हैं विद इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड. और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड को, जो कि 1066 से 1300 के ड्यूरेशन में है, या समटाइम्स 1350 का ड्यूरेशन. ठीक है, मैंने बताया था डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट सोर्सेज पे आपको डिफरेंट एज मिलेंगी. ठीक है, लेकिन 1066 से 1300 या 1300 से 50 का ड्यूरेशन जो है वो हमारा एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहलाता है. इसमें क्या होता है, हम लोग को नॉर्मन क्वेस्ट के बाद ये पीरियड शुरू हुआ. जैसा कि हमें पता है कि बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुई थी, नॉर्मन जीत गए थे, तो उनकी फतह के बाद जो टाइम पीरियड शुरू हुआ, जीत के बाद वो नॉर्मन पीरियड शुरू हुआ. इसमें जो डोमिनेंस थी वो नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज की डोमिनेंस थी. ठीक है, रूलिंग क्लासेस के दरमियान, लिटरेचर के अंदर भी, जिसको नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज को हम लोग मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज भी कहते हैं, जो कि ओल्ड इंग्लिश और नॉर्मन इंग्लिश को या फ्रेंच लैंग्वेज को अमलगमेशन करके मिलाकर बनी थी. इम्पॉर्टेंट वर्क्स इसमें द आउल एंड द नाइटिंगेल, ये इसमें इम्पॉर्टेंट वर्क माना जाता है. इसके अलावा इस टाइम पीरियड में लिटरेचर के अंदर रिलीजियस टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स एंड पोइट्री बहुत ज़्यादा डोमिनेंट लिखी गई. देन हमारे पास एज ऑफ चौसर है, जो कि 1340 से, एंग्लो नॉर्मन के बाद एज ऑफ चौसर है, जिसका टाइम पीरियड आपको मैंने बताया था 1350 से 1350 से 1400 तक चलता है. यहाँ पे 1340 लिखा हुआ है. एज का अगेन क्लैश है. मैंने आपको बताया था कि कई बुक्स पे, कई जगह पे आपको डिफरेंट एजेस मिलेंगी. एनी हाउ 1350 से 1400 ऑथेंटिसिटी मानी जाती है. इस एज को जेफरी चौसर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे जेफरी चौसर थे वो बहुत ज़्यादा फेमस राइटर रहे थे, फेमस ऑथर रहे थे. उन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखी थी, और इनके जो वर्क थे उन्होंने भी शेप आउट किया मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज को. मींस लैंग्वेज को मॉडर्नाइज करने में, डेवलपमेंट करने में चौसर का इम्पोर्टेंट नेम है. इसके अलावा जॉन गोवर, विलियम लैंगलैंड, ये भी इस टाइम पीरियड के इम्पोर्टेंट नेम्स हैं. देन 15th सेंचुरी, जिसमें हमारे पास जो मिडिल इंग्लिश लिटरेचर है उसकी फर्दर डेवलपमेंट हुई चौसर की डेथ के बाद. इसमें हमारे पास थॉमस मैलोरे हैं, जिनकी ले मोर्टे दी ऑथर इम्पोर्टेंट वर्क है. उसके बाद हमारे पास 15th सेंचुरी में मिस्ट्री प्लेस और मल्टी प्लेस जो थे ये पॉपुलराइज हुए. देन इसके अंदर हमारे पास लिंग्विस्टिक्स, कल्चरल एंड लिटरेरी चेंजेस डोमिनेंस में नजर आती हैं, और उसी से हमारे पास रेनेसेंस टाइम पीरियड शुरू होता है. देन जो है रेनेसेंस के साथ साथ मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर भी इनके ट्रेसेस नजर आते हैं. तो ये तो अगे सब पीरियड्स जो कि लिंक्ड हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड के साथ, जिसमें एंग्लो नॉर्मन भी आ गया हमारा, एज ऑफ चौसर भी है और 15th सेंचुरी भी है. अब बात करते हैं कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड के सेलियंट फीचर्स क्या हैं. इसमें लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो द नॉर्मन कंक्वेस्ट इंट्रोड्यूस्ड नॉर्मन फ्रेंच एज द लैंग्वेज ऑफ द रूलिंग क्लास. जो रूलिंग क्लास थी वहां पे वो नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज बोल रही थी. गवर्नमेंट में भी नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज डोमिनेंट थी, लॉ में भी, लिटरेचर में भी. देन इस फ्रेंच वोकैबुलरी को ही फ्यूज किया गया ओल्ड इंग्लिश के साथ, अमलगमेशन की गई, जिससे हमारे पास जो मिडिल इंग्लिश है वो इवॉल्व हुई. साथ ही साथ लैटिन, इसको भी यूज किया जा रहा था. चौसर जो है उसके हमारे पास डिफरेंट फेज आते हैं, लैटिन फेज, फ्रेंच फेज, देन मिडिल इंग्लिश फेज. ठीक है, उसकी राइटिंग में, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे फ्रेंच भी थी, लैटिन भी थी, देन ओल्ड इंग्लिश और फ्रेंच को मिला के भी यहाँ पे लैंग्वेज को यूज किया जा रहा था. ठीक है, और ये लैटिन जो थी मोस्टली रिलीजियस में और स्कॉलरली टेक्स्ट के अंदर, कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज की जा रही थी. फ्यूडल सिस्टम, द नॉर्मन्स इम्प्लीमेंटेड अ फ्यूडल सिस्टम restructuring English society. Land was divided among Norman lords who owed military service and loyalty to the king. ठीक है, कि जो लैंड लॉर्ड्स थे, जो यहाँ पे रॉयल्टीज थे, जो किंग के साथ भी लॉयल्स थे, उनको लैंड डिवाइड किए जा रहे थे, यानी अमीरों को दिए जा रहे थे,
और जो बादशाह के साथ बहुत ज्यादा सिंसियर होकर चल रहे थे उनको दिए जा रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम डोमिनेंट था। तो पूछा जाए यहाँ पे क्या सिस्टम, कौन सिस्टम चल रहा था, तो इस टाइम पीरियड पे फ्यूडल सिस्टम डोमिनेंस में था। दिस सिस्टम क्रिएटेड अ रिजिड सोशल हायरार्की एंड इन्फ्लुएंस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। एंड देन द पॉइंट इज लिटरेरी डेवलपमेंट्स। क्या हुआ, लिटरेचर लैटिन में, देन एंग्लो नॉर्मन डायलेक्ट के अंदर लिखा गया जिसमें ओल्ड फ्रेंच डायलेक्ट यूज किया जाता था। देन मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के अंदर लिखा गया, और मिडिल इंग्लिश जो थी वो अपने लाइक स्टार्टिंग उसकी शुरू हुई, चौसर ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया उस वर्क्स में, क्योंकि इस एज के तकरीबन एंडिंग पे जाके चौसर आ रहा होता है। कैसे 1350 में ये एज होती है, 1350 में 40 से 50 के राउंड अबाउट हमारे पास चौसर आ रहे हैं, और उनसे पहले जो है थोड़ा बहुत हमारे पास मिडिल इंग्लिश जो थी वो राइज में आना शुरू हो गई थी। और इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क्स में हमारे पास द सॉन्ग ऑफ रोलैंड, ठीक है, ये आ जाता है। फिर क्रॉनिकल्स थी, कुछ हिस्टोरियन जैसे कि विलियम ऑफ मैम्सबरी एंड जोफ्री ऑफ मोनमाउथ एंड रिलीजियस टेक्स्ट, ये सब प्रोड्यूस किए गए। रोमांस लिटरेचर, यहाँ पे हमारे पास टेल्स ऑफ शिवलरी, हीरोइज्म, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नजर आती हैं, डोमिनेंट होती हैं, डोमिनेट करती हैं लिटरेचर में। आर्किटेक्चर एंड आर्ट, इस टाइम पीरियड में आर्किटेक्चर में भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट आई थी, जैसे कि रोमांस आर्किटेक्चर बनाए गए, सेमी सर्कुलर जो आर्क्स थी उसके अंदर वो मौजूद थे, मैसिव वॉल, बड़ी वॉल्स नजर आती हैं, पिलर्स नजर आते हैं हम लोगों को, ठीक है, इस टाइम पीरियड में जो चल रहे हैं। टावर ऑफ लंदन एंड दरहम कैथेड्रल इस टाइम पे डोमिनेंट है, एग्जाम्पल्स हैं आर्ट की, आर्किटेक्चर की। इसमें साथ साथ हम लोग को नॉर्मन इन्फ्लुएंस भी नजर आता है आर्ट के अंदर, कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो इल्यूमिनेटेड फॉर्म में थी, डेकोरेशंस की गई चर्च के अंदर, तो आर्ट का एक डोमिनेंट रोल रहा है, प्रोमिनेंट रोल रहा है इस टाइम पीरियड में। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, नॉर्मन्स ने एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, और साथ ही इन्होंने कॉमन लॉ भी स्टैब्लिश किया था इस टाइम पीरियड पे। चर्च के इन्फ्लुएंस की बात करें तो चर्च में इनका एक डोमिनेंट रोल था नॉर्मन्स का, ठीक है, इन्होंने बहुत से चर्च को रिफॉर्म किया था, उनके स्ट्रक्चर को रिफॉर्म किया था, मोनेस्ट्री को यहाँ पे फ्लोरिश किया गया था, स्टैब्लिशमेंट की गई थी उनकी यहाँ पे। देन कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ एंग्लो सैक्सन एंड एंग्लो नॉर्मन के दरमियान में, उनके कस्टम्स, उनके ट्रेडिशन, उनके आर्टिस्टिक स्टाइल्स को एक्सचेंज किया गया आपस में। देन यहाँ पे इंग्लिश कल्चर को, लैंग्वेज को, लिटरेचर को एक्सचेंज किया गया, शेप आउट किया गया, डेवलपमेंट ऑफ नेशन की गई वहां पे। देन एंग्लो नॉर्मन पीरियड में एक टाइम था प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन का, यहाँ पे जो रिच और डाइवर्स लिटरेरी कल्चर है, लिटरेरी बैकग्राउंड है, कल्चरल बैकग्राउंड है, उनको डेवलप किया गया, उनके ऊपर काम किया गया। तो ये सब था एंग्लो नॉर्मन पीरियड के अंदर। देन है डार्क एजेस, ये टर्म यूज की जाती है। देन है डार्क एजेस, ये टर्म यूज की जाती है किसके लिए, मिडिवल एजेस के लिए। ये डार्क एजेस कब शुरू होती हैं, ये डार्क एजेस जब फॉल है रोमन एम्पायर का, यानी कि एंग्लो सैक्सन पीरियड है, उस टाइम पीरियड से लेके 1000 AD, इस टाइम पीरियड को डार्क एजेस कहा जाता है। अब रीजन क्या है, डिक्लाइन इन नॉलेज एंड कल्चर, ठीक है। कि क्या हुआ, जब रेनेसांस टाइम पीरियड शुरू हुआ तो तब ये टर्म जो थी ओरिजिनेट की गई थी। अब रेनेसांस में क्या था, क्लासिकल लर्निंग, कल्चरल, रिवाइवल ऑफ नॉलेज, रिवाइवल ऑफ लर्निंग, ठीक है, स्कॉलर्स बहुत ज्यादा आ गए, लर्निंग पे एम्फसाइज किया गया हर चीज पे, और ये चीज जो थी प्रेजेंट नहीं थी न एंग्लो सैक्सन में न एंग्लो नॉर्मन टाइम पीरियड में, तो इसलिए इन एजेस को डार्क एजेस का नेम दिया गया। यहाँ पे कहा जाता है कि क्लासिकल नॉलेज जो उसका इतनी प्रेजेंस नहीं है, इतने लिटरेरी प्रोडक्शन भी नहीं है, आर्टिस्टिक प्रोडक्शन भी इतनी नहीं है, ठीक है, इसलिए भी यहाँ पे इसको डार्क का वर्ड रेफर किया गया। देन पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टेबिलिटी भी यहाँ पे मौजूद थी, यानी कि फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर, उसके बाद क्या हुआ, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की जो है उसमें उसके साथ साथ जो किंगडम के अंदर बारबेरियनिज्म है उसके अंदर बहुत चेंजेस आए, बहुत तब्दीलियां आई, इंक्रीमेंट आई, ठीक है, इंक्रीज होते गई बारबेरिज्म, ब्लैक डेथ भी हुई, यहाँ पे वॉर्स हुई, इन्वेजन्स हुए, कोलैप्स हुए, इन सब की बेस पे भी इसको डार्क एजेस कहा जाता है, जिससे क्योटिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। और इसके बाद इकोनॉमिकल डिक्लाइन, क्या हुआ, जो रोमन इकोनॉमी थी उसमें भी कोलैप्स आ गया,
ट्रेडिंग में भी डिस्ट्रप्शन आई। वजह क्या थी? वजह जाहिर सी बात है, यहाँ पे बैटल्स हो रही थी और ब्लैक डेथ भी हुई, बहुत सी ज्यादा यहाँ पे जो चीजें थी ना, तबाहियां हुई, क्योटिक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ इन सबसे। देन लिमिटेड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, कि इस टाइम पे जो लिखा गया उनमें से हमारे पास जो मैन्यूस्क्रिप्ट सर्वाइव कर पाई वो बहुत ही फ्यूर है, बहुत कम तादाद में थी, इसीलिए इसको भी जो है डार्क एजेस के अंदर रेफर किया जाता है। देन टाइम स्पैन की बात की जाए डार्क एजेस की, वो कौन सा है? तो मैंने आपको तब भी बताया था कि जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर गई तब से लेके 1000 AD तक के टाइम पीरियड को डार्क एजेस का टाइम पीरियड कहा जाता है। और मॉडर्न पर्सपेक्टिव में जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं वो इस टर्म को अर्ली मिडिल एजेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। रिकॉग्नाइजेस दैट was not uniformly dark but varied greatly in different regions and aspects। तो कहते हैं कि जो मिडिल एजेस का टाइम पीरियड था स्टार्टिंग में वो कंप्लीटली डार्क नहीं था, वो कोई रीजन्स थे और कुछ एस्पेक्ट्स थे, उन एस्पेक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में डार्क था, मतलब प्रॉपरली उनको डार्क नहीं कहा जा सकता, ये मॉडर्न पर्सपेक्टिव है। लेकिन अगर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो उस टाइम पीरियड को डार्क एजेस के साथ ही रेफर किया जाता है ओवरऑल ही। लेकिन मॉडर्न जो है वो क्या आगे से पॉइंट्स देते हैं, वो कहते हैं कुछ एरियाज ने डिक्लाइन फेस किया था, लेकिन जो बेजेंटाइन एम्पायर थी, जो इस्लामिक खलीफा थे उस टाइम पीरियड पे, वो एडवांसमेंट ही लेके आए थे, वहां पर डिक्लाइन नहीं था। और इस टाइम पीरियड पे जो कैरोलिन रेनाइसा 8 और 9 सेंचुरी की बात की जा रही है वेस्टर्न यूरोप के अंदर, मतलब क्या है, वहां पे लर्निंग और आर्ट का इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया था लोगों के ऊपर। ये कुछ पॉइंट्स दिए मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। तो इन समरी द टर्म डार्क एज रिफ्लेक्ट्स अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दैट emphasizes the perceived decline and obscurity of early medieval period. However, this term oversimplifies a complex and varied era that included both challenges and significant achievements। ठीक, ये जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव था ये एडिशनल पॉइंट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। लेकिन सिंपली कहा जाए तो हिस्ट्री की बुक के अकॉर्डिंग जो टाइम पीरियड चलता है 476 AD से 1000 AD तक, उस टाइम पीरियड को डार्क एजेस कहा जाता है। रीजन क्या है? रीजन मैंने आपको बता दिया कि लिटरेरी प्रोडक्शन जो थी जितनी भी हुई इस टाइम पे वो अननोन थी। रेनेसेंस के टाइम पीरियड पे ये टर्म कॉइंड की गई थी, इसके कैटेगराइज किया गया था इन एजेस को। क्यों? क्योंकि रेनेसेंस टाइम पीरियड में बहुत से लिटरेरी वर्क्स प्रोड्यूस हुए, बहुत ज़्यादा नॉलेज था, लर्निंग थी, और वो लर्निंग वो नॉलेज जो था उस टाइम पीरियड पे मौजूद नहीं था प्रीवियस एजेस में। तो लेक्चर एंड हुआ है। क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह 4:30 पे लाइव आऊंगे, तब आपसे क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन जो है हमारा वो प्रोसीड होगा इसी लेक्चर को लेके। टेक केयर।